नमस्कार, मार्केट ओपन चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज फिर जो तेजी का दौर पिछले हफ्ते से शुरू हुआ था वो आज भी देखने को मिला। गैप अप शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बेहतरीन संकेतों के बीच में, और उसके बाद जो तेज़ी देखने को मिली थी फर्स्ट हाफ की वो थोड़ी सी फिजल आउट हुई थी मिड में, और उसके बाद वापस रफ्तार पकड़ी थी दोपहर में बाजार ने 1 बजे के अराउंड, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेज़ी थी वो पूरे दिन जारी रही। आज वहाँ पर खरीदारी बनी रही। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स 30 हाई के आसपास ही जाके बंद हुआ, लेकिन इंडेक्स में जो तेज़ी थी वो लास्ट हाफ तक आते आते फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। वहाँ पर कुछ हद तक बिकवाली थी और डे लो के आसपास ही इंडेक्स बंद हुआ। महज 17-18 अंक दूर डे लो के आसपास जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा फ्रंट लाइन इंडेक्स। लेकिन हाँ, मिड कैप में एक बढ़िया बाइंग थी, स्मॉल कैप में एक जोरदार बाइंग आज के सत्र में देखने को मिल रही थी, और स्पेशली जो मिड कैप स्मॉल कैप की बाइंग थी वो ब्रॉडर साइड पे दिखेगी आपको। करीब 2400-2500 ऐसे शेयर थे जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे, और 500-600 शेयर या 400-500 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। तो ये ब्रॉडर मार्केट की बाइंग थी, और अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स आज हरे निशाने बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसको लीड कर रहा था आईटी। ऑब्वियसली बात, एक वैल्यू है और एक अच्छे नंबर्स एक्सेंचर की तरफ से आए थे जिसको बाजार ने फ्रंट लोड के तहत बिकवाली दिखाई थी, लेकिन वहाँ से वापस पुल बैक दिखाया। और ये करेंसी फेवर भी इस क्वार्टर में इन कंपनीज़ के लिए रहेगा। तो इस तरह की चीज़ों के साथ ये सेक्टर चलने की उम्मीद लगा भी रहा है। तो आप ये आधार पर एक अच्छा मूव देखने को मिला आज आईटी में, स्पेशली मिड कैप आईटी में। माइंडट्री, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, एफएसएल, बिरला सॉफ्ट, किसी भी कंपनी को उठा लीजिए जहाँ पर बढ़िया मूव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल में शॉर्ट कवरिंग थी जहाँ पे हिंदुस्तान हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे नाम कुछ हद तक चलते हुए दिखाई पड़े। ऑटो में लगातार मोमेंटम है तो थोड़ा सा बैकफुट पे पहुंचा, यानी कि ऐसा नहीं कि बिकवाली आ गई, लेकिन हाँ उतनी बड़ी तेज़ी थी जो हम ऑलरेडी पिछले 4-5 सेशन में देख चुके हैं। इसके अलावा आज एफएमसीजी थोड़ा सा मिला जुला सा काम काज कर रहा था, रियल्टी मिला जुला सा काम काज कर रहा था। मिड कैप में सेलेक्टिव सीमेंट में बाइंग थी, अंबुजा तेज़ था, जेके तेज़ था, जहाँ पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। ऐसे करके अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग पॉकेट्स जहाँ पर मूव था। बैंक्स में से सिटी यूनियन बैंक आज एफएंडो का टॉप गेनर बना। आईसीआईसीआई बैंक में एक समय में बाइंग थी, एचडीएफसी बैंक में बाइंग थी, इंडसइंड थोड़ी बहुत बाइंग दिखा रहा था, लेकिन बाकी बैंक्स बैकफुट पर थे। तो ऐसे करके आज मूव देखने को मिल रहा था। लेकिन हाँ, एक मूड माहौल बेहतर। इंडेक्स 16,000 के आसपास बेचा जा रहा है, यानी कि 16,000 की कॉलों में मेजर राइटिंग हो रही है। तो 16,000 के कॉल राइटर्स, 15,900 के कॉल राइटर्स जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो ऊपर के लेवल पे इसीलिए इंडेक्स में बिकवाली आई, इसीलिए ऊपर लेवल से बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन अगर गैप अप शुरुआत एक और देखने को मिल गई, 16,000 के जोन्स पार हो गए, तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग 16,200, 16,250 तक लेके जा सकती है, जो जानकार मान रहे हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन सो फार क्योंकि बड़ा तेज़ी के बाद एक नीचे लेवल से एक अच्छा मूव आया है, तो उस मूव के बाद मार्केट थोड़ा हायर लेवल पे ईज आउट हो रहा है। 2-3 खबरें जिसमें बजाज ऑटो बायबैक को मंजूरी मिली 4600 रुपये के दाम पर। तो ऑलरेडी बड़ी तेज़ी थी, तो एक स्पाइक, और स्पाइक के बाद हायर लेवल से फिर नीचे आया। दूसरे नंबर पे आता है जोमेटो, आज फिर 5-6% टूट गया। ऑब्वियसली बात है, ब्लिंकिट जैसा 4,400 करोड़ का एक्विजिशन मार्केट को नहीं पसंद आना था, क्योंकि वहाँ पर कैश बर्निंग सिचुएशन, और एक कंपनी जो अपने कारोबार की वजह दूसरे कारोबार के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो बाजार उसे नेगेटिवली लेना ही था, आड़े हाथों लेना तो लिया भी। 8-9% आज तोड़ दिया उसको, हायर लेवल से 10% तक टूटा। उसके अलावा आज जो बिकवाली देखने को मिली, या जो तेज़ी थी वो हाइकल में थी। एक इंपॉर्टेंट प्लांट इनका जिस पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से दिक्कतें चल रही थी, वहाँ पर अप्रूवल आ गया, तो एक समय में सर्किट भी लगा इसमें, लेकिन वहाँ से थोड़ा ईज आउट होकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक बेहतरीन सेशन जिसमें अलग अलग न्यूज़ फ्लो का अलग अलग तरह से रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आ रहा है, तेज़ी टिकाऊ रहेगी या उसके जिसके भाव मिले वहाँ से हल्के होते रहें? मिश्रा साहब, हल्के होते रहना ही चाहिए। तेज़ी टिकाऊ हो या ना हो, ये एक अलग लॉजिक है। लेकिन आप देखिए, 2 तरह के इन्वेस्टर हैं। या तो अगर आप फुल ऑन इन्वेस्टर हैं तो आप हर फॉल्स में ऐड करेंगे और अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखेंगे, इर्रिस्पेक्टिव वो भाव क्या मिले उसके बाद आपको। दूसरी तरह के इन्वेस्टर वो होते हैं जो थोड़े से भाव के गिरने से ही घबरा जाते हैं। उनके लिए हर तेज़ी बेचना ज़्यादा बेटर दिखेगा, उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहना चाहिए ताकि वो घबराएं नहीं। जिन्होंने ये मान के चल रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत तो पैसा बाजार से निकालते रहेंगे, तो दोनों तरह के लोगों के लिए दोनों तरह का व्यू होता है। तो तेज़ी से निकलने में भी बुराई नहीं है, तेज़ी में बिकवाली में खरीदने में भी बुराई नहीं है, लेकिन आप किस सेट ऑफ इन्वेस्टर में आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको लगता है आप थोड़ा बहुत पैसा लेके निकलना चाहते हैं, निकलिए। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है तेज़ी आगे छोड़ दो, नीचे आएगा मंदी में फिर मार लेंगे, तो उस तरह के इन्वेस्टर हैं तो बात अलग है, तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं अपनी। लेकिन तेज़ी में हाँ बेचना एक अक्लमंदी भी है उनके लिए जो बाज़ार से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर निकलना चाहते हैं। ओके, वेदांता में विकी साहब, डिविडेंड प्ले बड़ा है
आप मेटल साइकिल के अपर साइड पर एंटर करके गए हैं, अगर आपने भाव के ऊपर के भाव पे लिया है तो भाव मुझे आपका नहीं पता इसलिए, लेकिन हाँ डिविडेंड पे ऑफ ठीक है, 22-20% के आसपास का डिविडेंड, और ऑब्वियस बात है ये डिविडेंड नहीं मिलेगा आगे, क्योंकि 20% का डिविडेंड यील्ड मेंटेन करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है किसी भी कंपनी के लिए, सो फार तो यही देखा गया है। लेकिन हाँ अगर 20% नहीं मिलेगा 10% तो मिलेगा ही, तो अगर जो आपको 20-22 रुपये का डिविडेंड मिलता था वो घट के 11 रुपये में मिल रहा है तो भी 190 रुपये के दाम पर बुरी डील नहीं है, आप आराम से बने रह सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस ही बात है ये डिविडेंड प्ले है, तो डिविडेंड प्ले वाली कंपनियों में ग्रोथ हमेशा कैप्ड होती है, क्योंकि या तो अप्रिसिएशन मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा, जैसे आईटीसी, जैसे ओरेकल, जैसे वीएसटी, इनमें डिविडेंड मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कम डिविडेंड देती हैं उनमें ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। तो अब आप किस पहलू में बैठना चाह रहे हैं उस पहलू के हिसाब से कॉल लीजिए। डीलिस्टिंग कैंडिडेट पहले भी रह चुका है, लेकिन डीलिस्टिंग फेल हुई थी, तो बहुत सारे कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स हैं, मेटल साइकिल है, केपेक्स है, इतने सारे अनाउंसमेंट हैं, क्रूड का प्ले है, तो थोड़ा ट्रिकी है। तो ज़रा ध्यान संभल कर ही आप अपनी कॉल लीजिएगा और उसके हिसाब से अपनी रणनीति आप बनाइएगा। नायका फ्यूचर में लिस्टेड नहीं है शिवम साहब मेरे ख्याल से, लेकिन आप पूछना चाह रहे हैं नायका का फ्यूचर क्या होगा। तो सर मैं एक ही चीज़ समझता हूँ मेरी सीमित जानकारी में कि जब तक किसी भी कंपनी का कुछ सालों तक का ट्रैक रिकॉर्ड आपको ना मिले लिस्टेड स्पेस में, नॉन लिस्टेड स्पेस में नहीं, क्योंकि नॉन लिस्टेड में चीज़ों को मैनिपुलेट करना फिर भी पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे बाजार रिएक्ट नहीं करता, यहाँ तो बाजार रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से। तो लिस्टेड स्पेस में जब तक 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपको ना मिल जाए तब तक कोई भी कॉल लेना ठीक नहीं है। नायका के केस में अभी तक सिर्फ 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ प्रॉफिट्स के हिसाब से आपने ईपीएस बना रखी है और उसके हिसाब से आप वैल्यूएशन बाजार में भाव को दे रहे हैं। तो सो फार कुछ भी कहना, कोई भी भाव निकालना, कोई भी वैल्यूएशन देना लॉजिक नहीं है। जिस कारोबार में ये कंपनी ऑलरेडी काम काज करे उसमें एचयूएल काफ़ी सालों से है लैक्मे के थ्रू, तो उस तरह का प्योर बिजनेस, उस तरह की प्योर प्ले या उस तरह की प्योर वैल्यू प्रमोटर की सिचुएशंस को देख के कॉल लेना या वैल्यूएशन का पैरामीटर देखना, यानी आप ऐसे समझिए ना कि जब शेयर नीचे आया बजाज ऑटो ने तुरंत बायबैक अनाउंस कर दिया, तो अगर शेयर नीचे आया और कंपनी के प्रमोटर पास कैश है तो बायबैक अनाउंस करेंगे, वरना ओपन मार्केट से खुद खरीदेंगे, जो रिसेंटली कुछ शेयरों में हुआ भी है। तो ऐसी सिचुएशन आने दीजिए, उस समय के साथ पता चलेंगे और उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर। लेकिन अभी आउटराइटली कुछ भी कहना किसी भी कंपनी के बारे में टू अर्ली टू से है, तो इसलिए एटलीस्ट अभी तो आपको समय देना होगा। लेकिन किसी भी आईपीओ रिलेटेड कंपनी में अगर आप लिस्टेड कंपनी के तौर पे लिस्टिंग गेन के तौर पे उतरे हैं तो लिस्टिंग गेन ही लेकर निकलिए, समय मत दीजिए फिर, और अगर समय दे रहे हैं तो फिर समय ही दीजिए, लिस्टिंग गेन मत सोचिए। तो आपको दोनों हिसाब से कॉल लेनी होगी। ओके, वरुण बेवरेजेस के केस में दिशा साहब, मतलब पुराने जो इन्वेस्टर हैं उनको ये बात पता होगी कि ये जयपुरिया ग्रुप किस तरह का स्टॉक मतलब जयपुरिया ग्रुप के स्टॉक किस तरह के चलते हैं, जिसमें वरुण बेवरेजेस एक है। इसी पे वो बेड कर रहे हैं, नई कंपनी जो इनकी लिस्ट हुई है देवयानी इंटरनेशनल पे, कि शायद उस तरह का मूव यहाँ भी आए जैसे वरुण दिखा चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रनअप उसने दिखाया है। अब आप उस रनअप के बाद एंटर करके गए तो बात अलग है, लेकिन बिजनेस से बहुत आगे इनके वैल्यूएशन चल रहे हैं वरुण के एटलीस्ट। तो इसीलिए कुछ भी कहना सो फार मुश्किल है। कारोबार ठीक है, बॉटलिंग के बिजनेस में है, और जो बिजनेस इनके पास बचा था उन्होंने देवयानी में अलग से डीमर्ज करके लिस्ट करा दिया है। तो बिज़नेस तो इनके पास बिज़नेस के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा महंगा साइड पे दिखेगा आपको, क्योंकि बड़ा भागा है ये शेयर, उसका स्प्लिट बोनस भी हुआ इसमें। लेकिन अदरवाइज़ आपने किस लेवल पे ख़रीदा है, क्या एवेन्यू लेके चल रहे हैं, उसको आप देखिए, क्योंकि ये ठीक ठाक कारोबार है लेकिन थोड़ा महंगी साइड पे शेयर है। कैन वी एंटर बजाज ऑटो एट करंट लेवल फॉर लॉन्ग टर्म? जबर साहब, एक ट्रैक रिकॉर्ड है पुराना आंकड़ों के लिहाज से, जिन कंपनियों के बायबैक आते हैं उस बायबैक के एग्जीक्यूट होने के बाद वो नीचे आते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है, मे भी गलत हो, जैसे टीसीएस में हुआ 4500 का बायबैक था, 3600 की रेंज में आया, फिर उसने झटका दिया नीचे का 3000 का, वो रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं 6 महीने के लिए। तो अगर आप रेस्टिंग पीरियड को इस्तेमाल करना चाहेंगे एसआईपी वे में जाने के लिए तो वो ज़्यादा लॉजिकल दिखेगा आपको, क्योंकि यही बजाज ऑटो अगर आपको मान लीजिए जो आज 3800 है कहीं 3600 3400 की रेंज में मिलने लग जाए तो ज़्यादा बेटर डील नहीं है। तो उस रेंज, क्योंकि वो फैंसी आएगी अभी एकदम से सीधे बायबैक की, लोग बायबैक में खरीदेंगे, ऊपर टेंडर करेंगे, तो होगा ना कि आप 3500-3600 की रेंज में खरीदिए और ऊपर 4500 या 4600 में बायबैक में टेंडर कर दीजिए, तो आपको इमीडिएट गेन मिल गया। फिर वो बायबैक नीचे आएगा, उन टेंडर वाले शेयर मार्केट में आएंगे, तो इसकी वजह से शेयर थोड़ा और नीचे कूल ऑफ पीरियड में जाता है 5-6 महीने के लिए। तो वो पीरियड में आप इस्तेमाल करके ले तो ज़्यादा बेटर है। कंपनी लेने में बुराई नहीं है, भाव थोड़ा सा अगर नीचे आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, वो उस तरह के पीरियड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश रिच ऑटो कंपनियों में से 1-2 ही हैं जो बहुत ही बढ़िया हैं, उनमें से बजाज ऑटो भी आता है।
कभी पढ़िएगा इनकी पुरानी हिस्ट्री की, डॉलर में पेमेंट करके सबसे पहले बाइक देते थे और रुपये में पेमेंट करके बाइक डिले करते थे 3 महीने के लिए। वो बहुत अच्छी हिस्ट्री है, पढ़िएगा उसको। एक्विजिशन के लिए उन्होंने उस डॉलर का इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट बायबैक का जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट और पूरा प्रोसेस है, हाँ ये ज़रूर है, कल आप लेंगे तो डिविडेंड मिल जाएगा 140 रुपये का, वो आप ज़रूर ले सकते हैं। 140 रुपये के डिविडेंड के लिए कल लास्ट डे है, ये 30 तारीख को एक्स होने वाला है, तो उससे पहले अगर आप कल खरीद लेते हैं तो 140 रुपये डिविडेंड मिल जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम नीचे के भाव मिलते हैं ना, तो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। ओके, डी-मार्ट क्या करें? अमित जी, डी-मार्ट के केस में ऑलरेडी ब्रोकरेज हाउसेज से टारगेट तो 6,500, 7,000, 7,500 रुपये के हैं। महंगी साइड पे शेयर है, F&O में है नहीं, शॉर्टिंग हो नहीं सकती, कैश के शेयर मार्केट में पड़े हुए हैं, प्रमोटर शेयर छोड़ते नहीं, तो बहुत कुछ खोने के लिए तो यहाँ है नहीं। थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। रिटेल की लार्जेस्ट कंपनी है, या तो नंबर्स को क्रूशली वॉच करिएगा, इसमें नंबर्स बढ़े तो पी नीचे आए, या शेयर नीचे आया तो पी नीचे आए। तो ये दोनों में से जो एडजस्टमेंट जहाँ पर समन्वय होगा, जो एवरेज पी होगा इसका, वो पी इज़ द राइट पी टू एंटर। खोने के लिए यहाँ बहुत कुछ नहीं है, बस डिविडेंड नहीं मिलता है, तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति रखेंगे। लेकिन ठीक है, बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या टाइम फ्रेम यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, BHEL शेयर 5,000 एट 43 रुपया। राजीव साहब, ख़रीदा तो ठीक ही जिससे दाम पर है, आपने कुछ खास खोने के लिए नहीं है। 74 रुपये के दाम का शेयर 43 रुपये के आसपास पहुंच गया है, तो भाव तो ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़े मूव की उम्मीद रखिएगा, लेकिन क्वांटिटी आपके पास सब्सटैंशियल है, तो कोई भी शॉर्ट कवरिंग मिले, पैसा बने तो थोड़ा थोड़ा ऊपर निकलते रहिए। ये कैप रहती है सरकारी तेज़ी। 74 रुपये का दाम दोबारा दिखेंगे या नहीं, हाल फिलहाल में ये कहना मुश्किल है, लेकिन सो फार मूव मिले, ऊपर के भाव आए, तो आप एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा निकलते रहे, वो ज़्यादा बेटर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड जुबिलेंट फूड, विनोद साहब, दोनों ही शेयर बाय ऑन डिप्स ज़्यादा बेटर है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स तो इनफैक्ट SIP भी कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि लार्जेस्ट लिकर मेकर है। दोनों में एडजस्टमेंट हो चुके हैं, उसमें भी बोनस आ चुका है, उसमें भी स्प्लिट आ चुका है, उसमें 1:5 आ चुका है, उसमें 1:1 आ चुका है, और अब तो स्प्लिट भी आ गया 1:5 का। तो दोनों की इक्विटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी 70-75 करोड़ शेयरों के आसपास की मैक्सिमम इक्विटी है। लार्जेस्ट प्लेयर है वो अपने स्पेस में 72% मार्केट शेयर के साथ, ये अपने प्रीमियम लिकर स्पेस में 75% मार्केट शेयर के साथ, और अपने नेक्स्ट बेस्ट पीयर से कैपेसिटीज़ डबल है इनकी, यूनाइटेड स्पिरिट्स की। रेडिको खैतान से बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप IMFL या IMFL और इंडियन मेड फॉरेन लिकर में जाना चाहते हैं, या प्रीमियम लिकर स्पेस में जाना चाहते हैं, तो यूनाइटेड स्पिरिट सबसे बड़ा प्लेयर, आप उसमें जा सकते हैं। और जुबिलेंट फूड में भी ऑब्वियसली बात है, आप रह ही सकते हैं। तो दोनों कंपनियों में बुराई नहीं है, थोड़ा थोड़ा नीचे के लेवल पे ऐड करिए, कोई ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल और ले लेता हूँ। IT के जितने सवाल आ रहे हैं उन सब के लिए एक ही बात बोलूँगा, कुछ देर में मैं ट्वीट करूँगा, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आप उसको रीड कर लीजिएगा, उससे आपके बहुत सारे सवाल आएंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब उसी से आ जाएंगे। अच्छा जी, आखिरी में दिलीप बिल्डकॉन, हाँ ये एक सवाल ट्रिकी है विकी साहब। ये शेयर में मतलब हाल फिलहाल में ही कुछ महीने पहले कुछ न्यूज़ चैनल ने खबर चलाई थी कि इसमें अदानी ग्रुप स्टेक ले रहा है इनके प्रोजेक्ट्स में। सब 740 रुपये होता था, वहाँ से करेक्ट हो 190 रुपये आ गया। कंपनी इंफ्रा में वैसे पैसे बनते नहीं है, जलते बहुत, वो जल गए इसमें थोड़े पैसे। तो बेटर ये है कि आपको तेज़ी मिली जाएगी कुछ दिन में, आपका भाव ऑलरेडी बहुत रॉक बॉटम प्राइस पर है, तो तेज़ी मिले, आप निकल जाएँ, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन न्यूज़ फ्लोज़ को, इनके ऑर्डर इनफ्लोज़ को, इनको ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंफ्रा में एक्सपोज होने की ज़रूरत नहीं होती, अगर होना भी तो L&T इज़ द बेस्ट। लेकिन अगर आप हैं तो अभी तो आप लॉस मत बुक करिए, बेटर ये कि क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट चुका है शेयर, 740 का शेयर 150 रुपये में मिल रहा है, 200 रुपये मिल रहा है, तो हाँ 1/4 हो गया है, 1/3 हो गया है। तो बेटर यही है कि कोई भी पुल बैक मिले, आपके भाव से ऊपर आए, जो आ भी सकता है, वो बड़ी बात नहीं, 1-2 सर्किट तो लगा ही सकता है, उसमें आप निकल जाए, वो ज़्यादा बेटर यहाँ पर रणनीति आपके लिए रहेगी। चलिए, फिलहाल इतने सवालों को मैं शामिल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे मुलाकात हुई कल यानी मंगलवार को, और तब तक के लिए ध्यान संभल कर निवेश करिएगा। बाजार बढ़िया तेज़ी बड़ी दिखा चुका है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है।